Jai Hind everyone. Welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our series of CDS through MCQs. इस सीरीज में हम पूरा CDS का सिलेबस कवर करेंगे थ्रू MCQs. Now जैसा कि आप जानते हो, if you are following our previous videos, that currently we are on the polity section. So currently we are covering the entire portion of polity through MCQs. Now आज का जो लेक्चर होगा हमारा, जिसमें हम 10 MCQs डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट का कुछ पोर्शन होगा. तो आज के लेक्चर के जो एमसीक्यूज होंगे दे वुड बी फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड पार्लियामेंट. नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग अगर सीरियस हो अपनी सीडीएस प्रिपरेशन के लिए, एंड दिस पर्टिकुलर सीडीएस जो अभी नवंबर में होने वाला है उसके लिए सीरियस हो, तो प्लीज हमारी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना. दिस टेस्ट सीरीज इज फ्री ऑफ कॉस्ट. हर संडे आपका टेस्ट होगा और बहुत सारे लोग भी दे रहे हैं, तो आपको अपने कंपटीशन का भी अंदाजा हो जाएगा. राइट तो ये हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट. इसे आप दे सकते हो. ऑल यू हैव टू डू इज रजिस्टर ऑन आवर वेबसाइट और ऑन आवर एंड्रॉइड ऐप. अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत आ रही है, चाहे वेबसाइट पे चाहे ऐप पे, देन यू कैन गिव अस अ कॉल. ऑलराइट, आप हमें कॉल करिए, हमारे यहां से रिप्रेजेंटेटिव आपको पूरा गाइड कर देंगे हाउ यू कैन रजिस्टर. और हर संडे आप अपनी प्रिपरेशन कर टेस्ट दे सकते हैं एंड एनहांस योर प्रिपरेशन फॉर CDS 2 जो 14 नवंबर को होने वाला है. ऑलराइट, एज यू ऑल नो कि टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आप प्रिपरेशन चाहे कहीं से भी कर रहे हो, पर ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है, इसे जरूर दें. ऑलराइट, चलो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे MCQs जो कवर करेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड पार्लियामेंट. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1. The Constitution does not contain any specific procedure for the selection and appointment of the Prime Minister. This means that the Constitution does not mention the appointing authority for the office of Prime Minister. Okay. The President is free to change the selection and appointment procedure of the Prime Minister by rules issued in the Gazette of India. Now, which of the above statement is are correct? Now, पहली जो लाइन है, जो क्वेश्चन है ना, वो तो एब्सोल्युटली करेक्ट है. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ कि प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होगी. कॉन्स्टिट्यूशन में बस इतना लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. नाउ प्रेसिडेंट किस बेसिस पे अपॉइंट करेगा? वेल, प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द पार्लियामेंट. जो पार्लियामेंट में लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होगी, स्पेशली लोकसभा में, उसके लीडर को जनरली प्रेसिडेंट इनवाइट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका देता है. प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. पर ये जो चीज है ना कि लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखी है. ये सिर्फ कन्वेंशन पे चल रहा है. कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल ऐसा नहीं लिखा हुआ है. कॉन्स्टिट्यूशन में बस लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. दैट्स इट. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा. दैट्स इट. So there is no detailed procedure as to how should a president appoint a prime minister. नहीं दिया हुआ है. ठीक है, प्रेसिडेंट जो प्रोसीजर फॉलो करता है वो कन्वेंशन पे फॉलो कर रहे हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो लिखा है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है प्राइम मिनिस्टर की, बस प्रोसीजर नहीं लिखा है. तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है ना. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी. नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर. क्लियर? सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. The president is free to change the selection and appointment procedure of prime minister by rules issued in the Gazette of India. ऐसा नहीं है. कन्वेंशन हमारी ये कहती है कि प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी. कोई उसके रूल्स कहीं भी नहीं पब्लिश्ड हैं. गैजेट ऑफ इंडिया में कोई रूल ऐसे पब्लिश नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होगा. ये सिर्फ कन्वेंशन पे चल रहा है. ये आपने करा भी हुआ होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट चूज करता है लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, वो सिर्फ कन्वेंशन पे है. कहीं भी मेंशन नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना किसी रूल्स में. तो गजेट के किसी रूल्स में ऐसा मेंशन नहीं है. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी D. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. The Constitution does not contain any specific procedure for the selection and appointment of the Prime Minister. Okay? The Constitution does not require that a person must prove his majority in the Lok Sabha before he is appointed as the Prime Minister. Now, which of the above is correct?
पहली चीज, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कोई प्रोसीजर नहीं है, बस यही मेंशन किया कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, कोई प्रोसीजर नहीं दिया हुआ है। सो दिस इज करेक्ट, अभी डिस्कस करके हटे हम। Next, the constitution does not require that a person must prove his majority in the Lok Sabha before he is appointed as the prime minister। नहीं, उन्हें पहले प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जनरली प्रेसिडेंट उसी को अपॉइंट करता है जो प्रूव कर सके, पर पहले प्राइम मिनिस्टर को प्रूव करना जरूरी नहीं है कि मेरे पास नंबर्स हैं और अब मुझे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सो दिस इज फॉल्स, पहली स्टेटमेंट सही है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन हो सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है प्राइम मिनिस्टर बनने की। He should not have been a former president of India, okay? He should have been directly elected by the people of India, okay? He should be the leader of a political party. Well, एक एक करके देखते हैं। He should not have been a former president of India, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हो, आप प्राइम मिनिस्टर बाद में, जब आप प्रेसिडेंट हट चुके हो, उसके बाद आप कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाते हो और वो इलेक्शन जीत जाती है, तो आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। सो दिस इज फॉल्स। He should have been directly elected by the people of India। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर आपका सिर्फ लोकसभा से आएगा, पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी से पहले जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो तो राज्यसभा से आते थे, एंड राज्यसभा इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये भी गलत है। ठीक है, ही शुड बी द लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा भी जरूरी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो सकता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं एलिजिबिलिटी लिखी नहीं है कि ही शुड बी द लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। द आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 4, the president can dismiss a cabinet minister who is also a MP with the consent of the speaker, recommendations of the prime minister, a show cause notice issued to the judiciary, the application of doctrine of pleasure of the president। Well, to be honest, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, उनमें जो मिनिस्टर है उसको डिसमिस किया जा सकता है, प्रेसिडेंट उन्हें डिसमिस कर सकते हैं, बट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कहेंगे तो प्रेसिडेंट उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को निकाल देंगे। So the answer to this question would be B. All right. Question number 5. Consider the following statements about the position of Prime Minister in his Council of Ministers. His decision is binding on the Council of Ministers. His resignation may lead to the dissolution of the Council of Ministers. He can remove any minister from the council without parliamentary sanction. Now, which of the above statements are correct? एक एक करके देखते हैं। His decision is binding on the Council of Ministers, बिल्कुल सही बात है। कहते हैं ना कि Council of Ministers share a collective responsibility, they sink and sail in the same boat। यानी कि अगर कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर एट इट्स हेड कोई डिसीजन लेते हैं, तो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को उसको मानना पड़ेगा और उसके साथ ही अबाइड बाय करना पड़ेगा। हाँ, जब उनकी मीटिंग्स हो रही थी तो ऐसा हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कोई पॉइंट रेज कर दिया और बोल दिया हो कि मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, बट जब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि नहीं ऐसा होगा, तो ही और शी शुड अबाइड बाय दैट रूलिंग। सो बाइंडिंग है बिल्कुल। हिज रेजिग्नेशन में लीड टू द डिसोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बिल्कुल सही है। ऑन डेथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाती है अनलेस दे चूज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ही कैन रिमूव एनी मिनिस्टर फ्रॉम द काउंसिल विदाउट द पार्लियामेंट्री सैंक्शन, बिल्कुल सही। सिर्फ प्रेसिडेंट को कहना है, वो रिमूव कर देंगे, पार्लियामेंट की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। सो ये भी सही है। द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। With reference to parliamentary seats, the constitution ensures that there is uniformity of representation between the states, between the different constituencies of the state। Well, direct question है, सीधा का सीधा लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में जाएंगे, वो ऐसे डिवाइड की जाएं कि देयर इज पैरिटी इन पॉपुलेशन। जितनी जो स्टेट्स हैं वो उतने ही रिप्रेजेंटेटिव्स भेजें जितनी उनकी पॉपुलेशन है, जिस हिसाब से, मतलब इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। दैट इज व्हाई सबसे ज्यादा एमपीज यूपी से जाते हैं, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो बिटवीन स्टेट्स पॉपुलेशन की पैरिटी हो, और विद इन अ स्टेट भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे डिवाइड हो कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो एमपी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर ऑफ पीपल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बोथ 1 and 2। ऑलराइट, next question, question number 7. Consider the following statements.
The parliament gives representation to all the union territories. Okay. All parliamentary constituencies have equal population as each state is allocated seats based on its population. एक एक करके देखते हैं इसे भी. But the parliament gives representation to all UTs. सारे UTs से एक ना एक representative तो जाता ही है. हर UT से एक representative जाता है. ये तो correct है. All parliamentary constituencies have equal population. ऐसा जरूरी नहीं है. हाँ, हमने डिफरेंट स्टेट्स को सीट्स एलोकेट करी है, पर पता किस बेसिस पे करी है? 1971 के पॉपुलेशन के नंबर्स के बेसिस पे डिफरेंट स्टेट्स को डिफरेंट सीट्स एलोकेट की गई हैं. यूपी की इतनी सीट्स होंगी, एमपी की, राजस्थान की इतनी. तो अब जरूरी नहीं है कि सेम पॉपुलेशन चल रही है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की. तो ये गलत है. द आंसर इज ए. ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 8. Elections to Lok Sabha and the state assemblies will be held on the basis of adult suffrage is a provision that was originally instituted in option A, Fundamental Rights section of the Constitution, Representation of People Act 1951, Part 5 of the Constitution that deals with the Parliament, none of the above. तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज दी हुई है हमें कि एवरी पर्सन अबव द एज ऑफ 18 शैल हैव अ राइट टू वोट, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस या कहां पे लिखा हुआ है ऐसा कि जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज विधानसभा के इलेक्शंस होंगे वो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के बेसिस पे होंगे? तो फंडामेंटल राइट्स में ऐसा नहीं दिया हुआ है. ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू वोट. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में भी ऐसा नहीं दिया हुआ है. पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विद पार्लियामेंट, पार्लियामेंट वाला जो सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें नहीं दिया हुआ है. पता कहां दिया हुआ है? आर्टिकल 326. आर्टिकल 326 में क्लियरली मेंशन्ड है कि द इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, sorry, Lok Sabha and state legislative assemblies shall be based on universal adult suffrage. Now Article 326 ना तो फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में है ना पार्ट 5 में है, आरपीए का तो है ही नहीं. तो इसका आंसर है डी, none of the above. Alright? Question number 9. The Constitution had empowered the Parliament to prescribe the manner of choosing in the Lok Sabha members of Lok Sabha from the UTs. ठीक है? Chosen by direct election, nominated by administrator, lieutenant governor, recommended by the union cabinet and chosen by the president, chosen by indirect elections by the local bodies of the UTs. देखो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि यूटी को पार्लियामेंट में या लोकसभा में रिप्रेजेंट करने के लिए यूटीज कैसे रिप्रेजेंट होंगी पार्लियामेंट में, वो पार्लियामेंट ही बताएगा. ठीक है, जितनी भी स्टेट्स हैं वो कैसे रिप्रेजेंट होंगी पार्लियामेंट में, उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया है कि वोटिंग होगी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी, डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, लोकसभा में जाएंगे. पर यूटीज में कैसे रिप्रेजेंटेशन होगी वो पार्लियामेंट बाय लॉ बताएगा. और पार्लियामेंट बाय लॉ ने बता दिया है कि डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे यूटी में भी, जैसे चंडीगढ़ के इलेक्शन होंगे, वहां से जो इलेक्टेड होगा वो पार्लियामेंट में चला जाएगा. सो चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट. Consider the following statements. Rajya Sabha contains both nominated and indirectly elected members. Okay. The members of Rajya Sabha are elected by both Legislative Assembly and Legislative Council of the states. Now, इसका आंसर क्या है? Which of these is are true? Rajya Sabha contains both nominated and indirectly elected people. बिल्कुल सही है. 12 nominated members है ना जिन्हें president nominate करता है on the basis of स्पेशल सर्विस इन आर्ट, कल्चर वगैरह वगैरह. और इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट करती हैं, स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट करती हैं राज्यसभा में. बिल्कुल सही है. मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय बोथ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. नहीं, ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली. सो इसका आंसर होगा ए. ऑलराइट, वेल जो हमने आंसर्स डिस्कस करे हैं उनकी आंसर की यहां पे दी हुई है और इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है. आई होप यू लाइक द सेशन एंड इट एडेड सम वैल्यू टू योर प्रिपरेशन. वेल, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे कंटिन्यूड. Just stay tuned for more MCQs that we are going to discuss in our series called CDS through MCQs. Well, I'll be signing off. That's it from my side, guys. I'll see you next time with another set of 10 MCQs. Thank you.